नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चाणक्य लॉ एकेडमी के इस वीडियो सेशन में मैं नितिन कुमार नामदेव आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो जुडिशरी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका निर्णय लेखन, जजमेंट राइटिंग। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर आपको जज बनना है तो आपका जजमेंट राइटिंग अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर जजमेंट राइटिंग एक कंपलसरी पेपर होता है, जिसमें आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी जुडिशरी के पेपर को अगर आप देखते हैं तो जजमेंट राइटिंग एक पेपर के रूप में रखा गया है। तो जजमेंट राइटिंग को आपको समझना होगा, जजमेंट राइटिंग के आर्ट को आपको जानना होगा। ये आज हमारा जो वीडियो है ये बहुत बेसिक कंसेप्ट पे बनाया गया है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद देगा, और जिन्होंने पहले मेंस की परीक्षा दी है उनके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो सेशन के हमने 2 पार्ट रखे हैं। पहला कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। दूसरा पार्ट हमने रखा है कि आपको जजमेंट राइटिंग में कौन कौन सा पेपर पहले से ही तैयार करके रखना होगा। यहाँ सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि छत्तीसगढ़ का मेंस का पैटर्न क्या है। छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जो मेंस होता है, जो मुख्य परीक्षा होती है, वो 100 नंबरों की होती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है जजमेंट राइटिंग और दूसरा होता है आपका ट्रांसलेशन। जजमेंट राइटिंग जो है ये 80 नंबर के आते हैं, 80 मार्क्स का आता है, और इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों जजमेंट आपको लिखना है जो 40-40 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो ट्रांसलेशन होता है ये 20 नंबर के आते हैं, और इसमें आपको एक हिंदी ट्रांसलेशन और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको छत्तीसगढ़ में जज बनना है तो आपका मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और मेंस में खासकर आपका जजमेंट राइटिंग स्कोरिंग होना चाहिए। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ का सिलेबस। इसके अलावा कुछ स्टेट में जजमेंट राइटिंग एक सेपरेट पेपर के रूप में भी पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप एमपी जुडिशरी देते हैं, एमपी जुडिशरी में 4th पेपर आपका जजमेंट राइटिंग से पूछा जाता है। तो यहाँ जजमेंट राइटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और एक जज बनने के लिए आपको ये पेपर भी क्वालिफाई करना होगा। आपने कभी इस बात को गौर किया है या इस बात को समझने की कोशिश की है कि सभी स्टेट में जजमेंट राइटिंग को क्यों रखा गया है और इसके रखने का कारण क्या है? यहाँ पर मेरा जो मानना है वो ये है कि एक विद्यार्थी की जो परख है वो यहाँ पर जजमेंट राइटिंग से बहुत आसान हो जाती है कि उसे एज अ जज हम लें या ना लें। यहाँ पर जो आपके पेपर में फैक्ट आते हैं उस फैक्ट के साथ आप किस प्रकार से अपनी समझ और अपनी सूझबूझ दिखाते हैं, यही एग्ज़ाम का पूछे जाने का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से इसे आप कंट्रोल करके चलेंगे। यहाँ आप कैसे इस टाइम मैनेजमेंट को समझ सकते हैं और इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ है उसमें 2 पार्ट पूछे जाते हैं। पहला जजमेंट राइटिंग है, दूसरा ट्रांसलेशन। इनके स्कोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का एक फार्मूला बताता हूँ कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। देखिए, ये जो पेपर होता है ये होता है 3 घंटे का, ठीक है। 3 आवर्स का जो पेपर होता है ये होता है। इन 3 घंटों में आपको सिविल जजमेंट भी लिखना है, क्रिमिनल जजमेंट भी लिखना है। इसके साथ आपको एक हिंदी और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बनाना आना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है समय पे आपको ये चारों चीज़ें पूरी करना। अगर आपने ये चारों चीज़ें समय पे पूरी नहीं की तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और मेंस लिख रहे हैं तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट का फार्मूला समझना होगा कि देखिए, हमारा जो पेपर हो रहा है वो 3 घंटे का हो रहा है। इसको आप मिनट में डिवाइड कर दीजिए, और अगर आप 3 घंटे को मिनट में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 180 मिनट। तो सबसे पहला पार्ट याद रखिए आप कि आपको समय को मिनट में कन्वर्ट करना है। अब आपको 180 मिनट में ये 4 पार्ट को कंप्लीट करना है। तो देखिए, अगर मैं एक सामान्य रूप से बात करूं तो हमारे रीडिंग में या हमारे को पढ़ने में लगभग 20 मिनट अमूमन लगेगा। अगर मैं पूरे पेपर को पढ़ता हूं तो मुझे 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसका मतलब है कि 180 मिनट में मैं 20 मिनट माइनस कर दूं तो बचा हुआ जो समय होगा वो होगा 160 मिनट। इसका मतलब ये है कि 160 मिनट में मुझे ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना है।
अब ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, इसी के लिए अब थोड़ा सा हम टाइम इंटरवल को डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो बचा हुआ समय है वो 160 मिनट है, और इस 160 मिनट में आप सबसे पहले सिविल जजमेंट के लिए 70 मिनट, क्रिमिनल जजमेंट के लिए 70 मिनट, इन दोनों के लिए आपने 70-70 मिनट डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपका हिंदी ट्रांसलेशन 10 मिनट और आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 मिनट। अगर आप इस चारों को कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल 160 मिनट होता है। अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा है तो आप अपने सिविल और अपने क्रिमिनल जजमेंट को 70-70 मिनट तक रख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रख के चलना होगा कि आपका सिविल और क्रिमिनल जजमेंट 70-70 मिनट में पूरा होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लिया तो आपका ट्रांसलेशन छूट जाएगा और आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। आपको समझना होगा यहाँ पर कि यहाँ ये टाइम मैनेजमेंट आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आप नए स्टूडेंट हैं या आपने इससे पहले भी मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट को परफेक्टली अपने घड़ी की सुई के साथ चलाने की आदत डाल लीजिए। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए। इस वीडियो का सेकंड फेज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा जजमेंट राइटिंग पर डिटेल वीडियो आने वाला है। यहाँ फ़िलहाल मैं आपको केवल यही बताऊँगा कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपसे क्रिमिनल जजमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेक्शंस को छांटना होगा कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट ट्रायल हैं, और उन सेक्शंस में आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शन छांटना होगा कि कौन से मजिस्ट्रेट ट्रायल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसमें हम सबसे बेहतर तरीका ये मानते हैं कि समाज में जो सबसे ज़्यादा अपराध एज अ मजिस्ट्रेट आपको आगे भविष्य में फेस करना है वही आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट IPC के सेक्शंस की स्लाइड ला रहा हूँ। आप इन सेक्शंस को एक बार अच्छे से याद रखिए। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं जो क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं उनमें से सबसे पहले है 323, 324, 325, 326 हर्ट एवं ग्रीवियस हर्ट, उपपत्ति एवं घोर उपपत्ति। सेकंड 379, 380, 392 चोरी और लूट, थेफ्ट एंड रॉबरी। तीसरे नंबर में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग 407, 408 एवं 409। चौथे नंबर में 411 एवं 412 चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी। पांचवें नंबर में 417 एवं 420 चीटिंग, जिसे आप लोग छल के नाम से जानते हैं। छठवें नंबर में 426 एवं 427 मिसचीफ, जिसे आप लोग रिस्टी भी कहते हैं। सातवें नंबर में 451, 454, 457 क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, आपराधिक अतिचार एवं गृह भेदन। आठवें नंबर में फॉर्जरी, कूट रचना, जिसमें 464, 465, 467 और 471। एवं इसके साथ आप लोग रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट भी देख सकते हैं, जिसमें 279, 304A, 337 एवं 338। ठीक है, तो ये था आपका IPC का इंपॉर्टेंट सेक्शन। और जब भी आप जजमेंट राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं इन सेक्शन को सबसे पहले आप तैयार करें। अब इसके बाद मैं आपको सिविल के बारे में कुछ बताता हूँ। सिविल जजमेंट राइटिंग अगर आप तैयार कर रहे हैं तो सिविल जजमेंट गागर में सागर होता है। और यहाँ मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि एक या दो सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको तैयार करके चलने चाहिए। यहाँ जो मैं आपके सामने एक स्लाइड पेश कर रहा हूँ, इस स्लाइड में जो जो आपके एक्ट दिए हुए हैं, जो जो आपके अधिनियम दिए हैं, इन अधिनियम को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिविल निर्णय लेखन में आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियमों को विशेष रूप से ध्यान देना है,
एवं इनके विशेष प्रावधानों को जो कि सिविल जजमेंट में सबसे ज़्यादा उपयोग आते हैं, आप उन्हें बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दें। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963। सेकंड, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। तीसरे नंबर में कोर्ट फीस एक्ट एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, न्याय शुल्क अधिनियम एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम। फोर्थ नंबर में द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। पाँचवें नंबर में भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सिक्स नंबर में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेवेंथ नंबर में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। आठवें नंबर में हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956। नौवें नंबर में हिंदू विवाह अधिनियम 1956, हिंदू मैरिज एक्ट 1956। और 10वें नंबर में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1956। यहाँ आपको लैंड रेवेन्यू कोड में विशेष रूप से उन धाराओं को देखना है जिनका उपयोग सिविल प्रोसीजर कोड में एक सिविल कोर्ट अपने जजमेंट में सबसे ज़्यादा करता है। तो आपने सिविल जजमेंट की भी स्लाइड देख ली है और इस स्लाइड में जो जो एक्ट आपको मैंने सजेस्ट किया है इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो सेशन जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक पे बात की है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम काफ़ी डिटेल्स में आपको सिविल जजमेंट राइटिंग और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपका मेंटर नितिन कुमार नामदेव आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। जल्दी हम मिलेंगे नए अपने वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।